नमस्कार। जय सुभाष, जय प्रकाश, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। आज 5 दिसंबर, कुछ उपचुनाव संपन्न हो गए। उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ, बिहार का भी चुनाव संपन्न हुआ, छत्तीसगढ़ का भी चुनाव संपन्न हुआ। अब इसमें खास बात यह है कि जो मैनपुरी का चुनाव रहा, कुढ़नी का चुनाव रहा और प्रतापपुर छत्तीसगढ़ का चुनाव रहा। तीनों चुनाव में माननीय किरण सिन्हा जी की विशेष भूमिका रही। उन्होंने गुजरात दौरे से समय निकाल करके थोड़ा समय दिया, अपने लोगों को सतर्क किया, अपनी टीम को लगाया भाजपा के रोकने के लिए। उन्होंने कुढ़नी में जदयू का समर्थन किया, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का समर्थन किया। तो उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने चुनाव प्रचार किया, अपने लोगों को सतर्क किया, उसका परिणाम काफ़ी कुछ आशान्वित है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब उस पर बहुत कुछ बड़े बड़े चैनल सब बड़ी बहस कर रहे हैं, तमाम बड़े बड़े अखबार बहुत कुछ बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बहस की ज़रूरत नहीं है, न इतनी लिखा पढ़ंत की ज़रूरत है। मैनपुरी में डिम्पल यादव जीत गई। क्यों जीत गई? क्योंकि माननीय किरण सिन्हा जी ने उनका समर्थन कर दिया। तो चूँकि उनका एक आधार है, उनका किसानों का वोट बैंक, मजदूरों का वोट बैंक, क्योंकि किसानों मजदूरों के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। अति पिछड़ों का वोट बैंक उनके साथ है। कायस्थ समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, पढ़ा लिखा माना जाता है और है भी भारत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा वर्ग, वह भी उनके साथ है। और मैनपुरी में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच कायस्थ मतदाता माना भी जाता है। तो इस प्रकार से मैनपुरी सीट बड़े आराम से लाखों से जीत होगी और उसमें माननीय किरण सिन्हा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई का विशेष योगदान है। थोड़ा बहुत पुलिस और सिपाहियों से भी झड़प होती ही रही पूरे चुनाव में। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने लखनऊ में भी अपना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन दिखाया, चुनाव आयोग से भी मांग किया, प्रशासन से मांग किया कि पुलिस उत्पीड़न कर रही है, प्रशासन उत्पीड़न कर रहा है, वो रुकना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। और भाजपा विधायकों ने भी जो है मार्च किया चुनाव आयोग तक, भाजपा कार्यालय पर इकट्ठा होकर के वहां तक गए और उन्होंने भी कहा कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग उपद्रव कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि कानून व्यवस्था आपकी है, डबल इंजन की सरकार आपकी है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, उसके बावजूद भी भाजपा के लोगों द्वारा भी मार्च निकाला गया। मांग की गई कि भाई सपा बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, तो आपके कानून, आपकी सरकार में रहने का फिर फायदा क्या? ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने, राम गोपाल यादव ने, शिवपाल यादव ने बराबर जहां मीडिया वालों से मिलते रहे, वहां पे प्रशासन पे आरोप लगाते रहे कि भाई पुलिस प्रशासन शासन सत्ता के इशारे पे काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन सीट तो निकल ही रही है, कोई खास चिंता की बात नहीं है। और ख़ास तौर से रामपुर का देखा जाए तो रामपुर में मतदान कम हुआ, लगभग 35% के लगभग हुआ। तो मतदान कम पर लोगों की ये राय रही कि पहले ऐसा रहा कि भाई वहाँ पर लोगों ने बताया कि आज़म खां जी बड़ा अपना फर्जी वोट बनवा लेते थे और डलवा देते थे, प्रतिशत बढ़ जाया था। इस बार मुस्तैद रहा प्रशासन, इसलिए फर्जी वोट नहीं पड़ पाया। फर्जी वोट न पड़ने के कारण मात्र कहना चाहिए कि 35% पर मतदान हुआ। खतौली का चुनाव जो रहा तो खतौली में 55% जो है वोट हुआ। वहाँ पर भाजपा प्रत्याशी सैनी महिला प्रत्याशी और उनके मुकाबले में लोक दल के मदन भैया करके जो बाहुबली माने जाते हैं, उनके बीच में मुकाबला। खतौली की भी स्थिति ये बराबर की टक्कर है। भाजपा रामपुर में जीत सकती है,
खतौली के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, चूँकि चुनाव परिणाम उस समय क्या स्थिति किधर जो है किस कदर वोटों का बँटवारा होता है। और चूँकि माननीय किरण सिन्हा जी भी रामपुर और खतौली के लिए कोई विशेष दिशा निर्देश उन्होंने नहीं जारी किया, तो इसलिए उसके संदर्भ में भी हम लोगों को कोई जानकारी भी नहीं है कैसा क्या रहा। आज ही विधानसभा सत्र का भी आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश में। तो उस सत्र में विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित किया, उनको याद किया, बताया कब कब वो विधायक रहे, सांसद रहे, कब वो विपक्ष के नेता रहे और कब वो मंत्री रहे, किस किस के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, ये सब उन्होंने आज चर्चा किया। मुख्य रूप से अब आते हैं बिहार के चुनाव पर। तो बिहार के चुनाव में माननीय किरण सिन्हा जी का बिहार से बचपन से ही वास्ता रहा। उनके फॉरफादर महामाया प्रसाद सिन्हा जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनका भी मुजफ्फरनगर से बड़ा लगाव था। तो इस नाते कुढ़नी का पूरा जो मुजफ्फरनगर में ही जनपद है, तो वहाँ पर मुजफ्फरपुर, तो वहाँ से उन लोगों का काफ़ी अच्छा हस्तक्षेप रहा, तो उसका लाभ कुढ़नी में मिलेगा। हालांकि भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चिराग पासवान ने भी प्रचार प्रसार किया 2 दिन पहले और माननीय किरण सिन्हा जी की टीम तो शुरू से ही लगी थी कुढ़नी में जनता दल यूनाइटेड को जिताने के लिए, मनोज कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी। और ख़ास तौर से कल जो एक कार्यक्रम हुआ इंद्र कुमार गुजराल जी की जयंती पर पटना में, वामपंथी सम्मेलन भी हुआ, वहाँ पर भी माननीय किरण सिन्हा जी की टीम पूरी तरीके से सक्रिय रही। एक अरवल से समाचार है कि अरवल में आज चिराग पासवान ने रोड मार्च निकाला। तो रोड मार्च के पीछे उन्होंने एक ये रखा कि बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बिहार में अपराध बढ़ रहा है, बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध के खिलाफ हम संपर्क कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, ऐसा चिराग पासवान ने बताया। और एक और बड़ी खबर रही कि बिहार के पटना में ही जो प्रोफेसर्स हैं, तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के, डिग्री कॉलेजों के, तो जो पूरी तरीके से अभी स्थायी नहीं हुए हैं, तो उनको धीरे धीरे निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो उन लोगों ने अपना विरोधाभास प्रकट किया है, धरना प्रदर्शन किया है गर्दनीबाग पटना में। तो ये बड़ी खबर रही। अब छत्तीसगढ़ में जो रहा, तो वहाँ भानु प्रतापपुर कांकेर में चुनाव हुआ, उसमें एक मनोज सिंह मंडावी थे, कांग्रेस के विधायक थे, वो नहीं रहे, एक्सपायर कर गए। और उनकी पत्नी सावित्री मंडावी, श्रीमती सावित्री मंडावी कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं, जिनका समर्थन माननीय किरण सिन्हा की टीम कर रही है। जनता दल आई, किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड, ये सब भानु प्रतापपुर में मंडावी के समर्थन में लोग रहे। तो मंडावी सीट भी भानु प्रतापपुर सीट से श्रीमती मंडावी सावित्री मंडावी जी चुनाव जीत जाएंगी, ऐसा पूरी संभावना लग रही है। दूसरे कैंडिडेट जो वहाँ से थे हैं, वो हैं ब्रह्मानंद नेताम। तो ब्रह्मानंद नेताम भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन उन पर बड़े बड़े आरोप भी लगे हैं। उन पर पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ है, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है, और उनको पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश किया बीच में, तो किसी तरीके से वो बचते बचाते रहे, और चुनाव समाप्त होने के बाद भी झारखंड पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। अब कुछ चर्चाएं हैं कि उनको हिरासत से छोड़ दिया गया है या छोड़ा जा रहा है, इस प्रकार से चल रहा है। तो ये स्थिति भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ की है। अब ये भी बात है कि भाई बाहुबली लोग, बड़े बड़े दलों को भी बाहुबली ही प्रत्याशी मिलते हैं, साधारण कार्यकर्ता प्रत्याशी नहीं मिलते हैं, या बड़े राजनीतिक दल, बहुत बड़े राजनीतिक दल, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को चुनाव नहीं लड़ाती है। जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया, संघ के प्रचारक बन गए, उन तक को चुनाव नहीं लड़ाती है।
चुनाव लड़ाने के लिए बाहुबली की तलाश होती है, धनबली की तलाश होती है। तो इसीलिए धनबल बढ़ रहा है, बाहुबल बढ़ रहा है। लोगों की इच्छा आकांक्षा ये हो गई कि हमें भाई इन प्रकाश बौद्ध नहीं बनना है, हमें धनबली बनना है, हमें बाहुबली बनना है। क्यों? क्योंकि भाई टिकट लेना है, टिकट पार्टियां धनबली को दे रही हैं, बाहुबली को दे रही हैं, जिसके पास अरबों खरबों रुपया है उसको दे रही हैं। तो जब अरबों खरबों रुपया कमाने के लिए जो व्यक्ति निकल पड़ा, उसका जनता से क्या लेना देना? उसको तो पैसे से लेना देना है कि पैसा दिखाएंगे, पैसा फेंकेंगे, टिकट लेंगे। इन प्रकाश बौद्ध का तो जनता से लेना देना है, जनता के हित में काम करेंगे। जितना पैसा 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़, इतना पैसा जो है कई विधायक अपने जीवन में कमाते हैं, उतना पैसा कुछ लोग अपना गंवा चुके हैं जनता के लिए, जनता की सेवा में। लेकिन उनका मूल्यांकन आज के समय में नहीं हो पा रहा है, कम लोग कर रहे हैं। जब बात आती है तो खैर चर्चा होती है, लेकिन आमतौर से धन बल के प्रति, बाहुबल के प्रति बड़ी तेजी से लोगों का लगाव बढ़ा है, और इसके लिए पूरी तरीके से राजनीतिक दल जिम्मेदार है। क्योंकि राजनीतिक दलों में अच्छे लोग नहीं गए, उसमें वही गुंडे, बदमाश, मवाली शामिल हो गए। वो अपने हिसाब से निर्णय लेने लगे और हर प्रकार के भ्रष्ट तरीके अपनाने लगे, भ्रष्टाचार और अपराध करने लगे। जब कब खुल जाता है तो खुल जाता है, नहीं तो दबा पड़ा हुआ है। ये चुनाव की स्थिति है, भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। इस लोकतंत्र की खतरनाक स्थिति पर ही याद आते हैं भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण। वो कहते थे संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति इसीलिए कहते थे कि राजनीति में भी अच्छे लोग आए, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया राइट टू रिकॉल। अगर आपका प्रतिनिधि ठीक नहीं है, आपका प्रतिनिधि, आप अपने प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है, तो यह जरूरी नहीं है कि आप 5 साल तक उसका इंतजार करें। उसको पहले बुला लीजिए, साल भर में, 6 महीने में, 2 साल में। 5 साल आप बर्दाश्त करने के लिए नहीं। आपने एक बार वोट दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप 5 साल बर्दाश्त करेंगे। मौजूदा समय में तो यही व्यवस्था है। लेकिन जो भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सोच थी, जिस तरफ वो सोच रहे थे, जिसके लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया, इतना बड़ा छात्र आंदोलन किया, कभी किसी पद पर नहीं गए, चाहते जयप्रकाश नारायण जी तो जवाहरलाल नेहरू के बाद ही प्रधानमंत्री बन जाते। लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना उनका सपना नहीं था, देश बनाना उनका सपना है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल आई कि राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी माननीय किरण सिन्हा जी हैं, उनका भी उद्देश्य देश को बनाना है, समाज को बनाना है, केवल पद पाना सपना नहीं है। और संपूर्ण क्रांति आंदोलन के तमाम लोग हैं, संपूर्ण क्रांति जागरण मंच के लोग हैं, उनका सबका सपना यही है कि देश को बनाना है, देश को बचाना है। और देश को बचाने के लिए आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है, जन जागरण करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम सब लोगों को मिल कर के काम करना चाहिए, ताकि देश बचे। जब देश बचेगा तब हम सब लोग बचेंगे। माफिया तो कहीं भी जा कर के रह लेगा, कहीं भी अपना रास्ता निकाल लेगा। तो माफिया ही आगे बढ़े, माफिया अस्तित्व में रहे, यह लोकतंत्र नहीं है। ये संविधान लागू होना नहीं है, यह तो संविधान पर कुठाराघात है। अगर माफिया इस तरीके से धनबली, पशुबली, बाहुबली आ रहे हैं और देश की जनता को पीछे ढकेल के, उनको लूट के, कूट करके अपना अरबों खरबों बनाते जा रहे हैं, तो इधर भी हम लोगों को बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा मिल नहीं रही, साधारण व्यक्ति को चिकित्सा मिल नहीं रही है। अब चिकित्सा से जुड़ा एक उदाहरण देखिए, बिहार में आज वहाँ के कई बार मुख्यमंत्री रहे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी सिंगापुर में हैं, और सिंगापुर में उनका किडनी का सफल ट्रांसप्लांट हो गया है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी दिया हुआ है, सारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब उसको दिखा रहा है। लेकिन इसी के साथ एक सवाल भी उठ रहा है कि आखिर लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्ति तो सिंगापुर चले गए, कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस देश के घुरहू का क्या होगा, निरहू का क्या होगा, डगरू का क्या होगा, मेड़ई का क्या होगा, लुधई का क्या होगा? ये एक बड़ी जमात है जो जिले के अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही है। जिले के अस्पताल से उसको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो इन सब, तो हमारा देश कहाँ जा रहा है?
एक तरफ चंद लोग जो है आसमान में उड़ रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस देश के करोड़ों लोग, 135 करोड़ लोग फुटपाथ पर भी नहीं जा पा रहे हैं, जो अपना इलाज जिला अस्पताल में भी नहीं करा पा रहे हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना 200-400-500 रुपए खर्च करके जिला अस्पताल तक जाएं। कहने के लिए है एम्बुलेंस, लेकिन जब वास्तविकता के लिए आप एम्बुलेंस मंगाने पर लग जाइए तो आपको न जाने कितने दिन गुजर जाएंगे, एम्बुलेंस नहीं आएगी। अपॉइंटमेंट के लिए जो है जारी कर दिया गया वेबसाइट और ये सब कॉन्टेक्ट नंबर, किससे आप अपॉइंट लेंगे, वो नंबर ही आप मिलाते रह जाएंगे, नहीं वो और हो पाएगा। तो इस प्रकार की स्थितियां कि चिकित्सा जगत से आम जनता दूर होती जा रही है। और दूर कौन कर रहा है? ये नेता लोग दूर कर रहे हैं। और नेता लोग क्यों दूर कर रहे हैं? तो नेता लोगों से बात होती है तो नेता लोग कहते भाई हम क्या करें, हमको तो पैसा चाहिए और जनता को जाति चाहिए, तो हम पैसा के लिए अपना काम कर रहे हैं। और जब हम पैसा कमा रहे हैं, अरबों खरबों कमा रहे हैं, तो जनता को उसमें कोई गुरेज नहीं है। वो गुरेज इसलिए नहीं है कि जनता को जाति का नेता चाहिए, या जाति का नेता हो अपना, या जो दल है किसी, वो अपनी दो तरीके से जुड़ती है जनता। एक तो जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, अगर उसकी जाति जनता की जाति एक है तो उसके साथ जुड़ जाएगा। दूसरा, फिर जिस दल के साथ वो जुड़ा हुआ है उस जाति का नेता अगर उसकी जाति का है तो अपना वोट दे देगा। वहाँ पर जो जनता है, खास तौर से यूपी बिहार की जनता या भारत की जनता, वह यह नहीं चाह रही कि हमारी प्राथमिकता शिक्षा हो, हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य हो, हमारी प्राथमिकता सुरक्षा हो। हमें हर हाल में शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, संपत्ति में अधिकार चाहिए। और जो हमें शिक्षा स्वास्थ्य देगा, चिकित्सा देगा, संपत्ति में अधिकार देगा, हम उसको वोट करेंगे, ऐसी उसकी मान्यता नहीं है। उसका कहना यह है कि भाई हम अपने जाति को नेता को वोट देंगे, हमारी जाति का जो प्रत्याशी दे देगी जो पार्टी, उस पार्टी को वोट दे देंगे। और जो जिताऊ हो थोड़ा, यानी कोई जो है बड़ी पार्टी, चाहे जितनी वह भ्रष्ट पार्टी हो, लेकिन उसको लगता है कि ये थोड़ा वोट इसके साथ है, तो फिर वह जनता अपनी वोट उस जाति को दे देगी। फिर कुछ जातियां हैं जो पार्टियों से बंधी हुई हैं, ये हमारी पार्टी है, ये हमारी पार्टी है, फला पार्टी हमारी जात की पार्टी, वो उस पार्टी को दे देंगे। तो नेता लोग कहते हैं कि भाई जब ये जात के आधार पर देंगे, वोट ही देते, तो इनको शिक्षा चिकित्सा कराने की क्या जरूरत है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि लालू यादव की भी सोच यही रही कि भाई जब बिहार की जनता हमको जात के आधार पर वोट देती है तो बिहार में सिंगापुर जैसा हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत। हमारे साथी नीतीश कुमार की भी मानसिकता कहीं न कहीं यही रही, क्योंकि वो भी अपना आंख का दिखाना था तो दिल्ली गए थे। पटना में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं है जहां वो अपने आंख का इलाज करा सके। तो कहीं न कहीं हमारे नीतीश कुमार की भी यही जो है इच्छा रही कि भाई जात के आधार पर वोट मिल ही जाता है, तो क्या जरूरत काम करने की। तो इसलिए फिर एक बार लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी याद आते हैं, संपूर्ण क्रांति याद आती है कि अगर भारत की जनता को शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, संपत्ति में अधिकार चाहिए, न्याय चाहिए, तो फिर जाति का नेता छोड़ना होगा। फिर जो व्यक्ति ये सारी सुविधाएं दे रहा होगा, जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था कर रहा हो, उसके साथ जुड़ना होगा। वो चाहे जिस जाति का नेता हो, चाहे जिस समाज का नेता हो, चाहे जिस समुदाय का नेता हो, तो वहां पर जाति और संप्रदाय को छोड़ना होगा। तो जब तक जाति को नहीं छोड़ेगा तब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि जाति का देखा जा रहा है कि जाति के कारण न्याय मिलता है कुछ लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं, कुछ लोगों को बड़े बड़े पद मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि एक जाति के नेता ने 32 एमएलसी भेजे, 32 में 16 अपनी जाति के आधे जी भेज दिए। उसी प्रकार से बिहार में भी दिखाई पड़ता है। तो अब वो 16 एमएलसी जो चले गए, तो बाकी लोगों का क्या होगा। उसी प्रकार से मान लो कुछ लोग विधायक बन गए, कुछ सांसद बन गए, कुछ मंत्री बन गए, और केवल इसलिए बन गए कि भाई हम मुख्यमंत्री की जाति के हैं इसलिए कैबिनेट मंत्री बन गए। वो सवाल ये है कि कितने लोग मंत्री बन गए, कितने लोग विधायक सांसद बन गए, और कितने लोग नौकरियों में आ गए।
कुछ लोगों को हो सकता है नौकरियां भी मिल गई हों, कुछ लोगों को ठेके पट्टी भी मिल गए हों, लेकिन सबको नहीं। इसलिए भारत की 135 करोड़ जनता की चिंता करना है। उसमें भी लगभग जो 7-8 करोड़ लोग हैं, लगभग 142 करोड़ के आसपास, 142-43 करोड़ भारत की जनसंख्या हो रही है। तो उसमें जो 7-8 करोड़ जन लोग हैं, वो हर तरीके से साधन संपन्न हैं। उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। और साधारण शब्दों में कहें तो वो अरबपति खरबपति हैं, तो वो उनके पास जो सुविधा नहीं है वो खरीद लेते हैं। लेकिन उनके अलावा जो 135 करोड़ लोग हैं, वह चाहते हुए भी तमाम कोई साधन व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। उनको 2 जून की रोटी मिलना मुश्किल है। उनको न शिक्षा मिल रही है, न चिकित्सा मिल रही है, न रोजगार मिल रहा है, न संपत्ति में अधिकार मिल रहा है। जो थोड़ा बहुत खेती पाती उनके पास है, वो भी भूमाफिया छीन रहा है उनसे, और कानून व्यवस्था उन्हीं के साथ खड़ी हो जा रही है। जो भ्रष्ट व्यक्ति है, वही चूंकि पैसा है उसके पास, इसलिए वो अच्छे अच्छे वकील कर लेता है, और झूठी गवाही देने वाले लोग भी उसको मिल जाते हैं। तो स्थितियां बड़ी खतरनाक साबित हो रही हैं। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के फिर से एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ना होगा। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ना होगा, और हर स्तर पे लड़ाई लड़ना होगा। चाहे सामाजिक स्तर हो, सांस्कृतिक स्तर हो, शैक्षिक स्तर हो, रोजगार का स्तर हो, चिकित्सा का स्तर हो, स्वास्थ्य का स्तर हो, संपत्ति में बंटवारे का हिस्सा हो, खेती पाती के अधिकार का हिस्सा हो। हर स्तर पे जब तक जनता खड़ी नहीं होगी, तब तक जातिवाद से कुछ नहीं होने वाला है। तो हम चाहेंगे कि फिर से देश की आज़ादी के जो लोग थे, उनका जो सपना था, हमारे महापुरुषों का जो सपना था, उसको पूरा करने के लिए हम सब एकजुट होकर के फिर आगे बढ़ें। जय जय हिंद, जय संपूर्ण